Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 28 February 2023. Let's begin today's MCQ session for upcoming nursing recruitment exam. Our first question is, what is the target of reduction of incidence of tuberculosis for its elimination by the year 2025? इंडिया ने 2025 तक भारत में टीबी के केसेस को कितने परसेंट कम करने का लक्ष्य रखा है? 90%, 80%, 70%, 60%? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के अनुसार इंडियन गवर्नमेंट ने यह टारगेट रखा है कि वर्ष 2025 तक टीबी की केसेस को 90% तक कम कर दिया जाए। टीबी डिजीज से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। ट्यूबरक्यूलोसिस या टीबी डिजीज बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर के नाम से जाना जाता है। बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर टीबी को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस डिजीज का जो रिस्क फैक्टर है वो पुअर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को माना जाता है, यानी कि जिन लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर है, जिनके पास पर्याप्त धन नहीं है अपनी बेहतर लाइफ को जीने के लिए, अच्छा खाना खाने के लिए, उन लोगों में ये डिजीज कंडीशन होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो टीबी इज known as barometer of social welfare due to poor social conditions। इसके अलावा टीबी डिजीज को हम कॉज फिनोमिना के नाम से जानते हैं क्योंकि रॉबर्ट कोच ने इस डिजीज के कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस को 1882 में डिस्कवर किया था। इसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म का नाम आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलाई बेसिलाई। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलाई बेसिलाई, ये इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। इसके बारे में आपसे और पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और इसका जो शेप होता है रॉड शेप होता है, यानी कि छड़ के आकार का लंबा होता है आकार में, और साथ ही साथ ये एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करता है। एनारोबिक टाइप का बैक्टीरिया है। वर्ल्ड ट्यूबरक्यूलोसिस डे अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं 24 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड ट्यूबरक्यूलोसिस डे ये हर साल 24 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। टीबी डिजीज के अंदर मोस्टली लंग्स प्रभावित होते हैं। अगर किसी व्यक्ति में ये डिजीज लंग्स के अलावा शरीर के किसी और हिस्से में भी जाकर इन्फेक्शन कॉज करता है तो इसे हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस के नाम से जानते हैं। फीमेल के अंदर याद रखिएगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर किसी जगह पर सबसे ज्यादा टीबी होने की संभावना रहती है तो वो होती है फैलोपियन ट्यूब। तो आप कह सकते हैं मोस्ट कॉमन पार्ट affected into the female reproductive system is fallopian tube। इसके अलावा अगर किसी क्लाइंट के स्पाइनल कॉर्ड के अंदर टीबी हो जाती है तो इसे आप पॉट्स ट्यूबरक्यूलोसिस के नाम से जानते हैं। क्या कहेंगे? पॉट ट्यूबरक्यूलोसिस। इसे नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। POTTS, पॉट्स टीबी। इसके अंदर क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड की टीबी होती है, टीबी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। टीबी डिजीज के सिम्टम्स की यदि बात की जाए तो पर्सन को 2 सप्ताह से ज्यादा अगर कफिंग रहती है, खांसी रहती है, तो ये टीबी का इंपॉर्टेंट लक्षण माना जाता है।
टीबी की शुरुआत में पेशेंट को ड्राई कफ रहेगा और फिर बाद में वेट कफ होगा, यानी कि जो स्पूटम वो जनरेट होने लगेगा। इसके अलावा पेशेंट को 14 दिन से ज़्यादा लगातार फीवर बना रहता है। पेशेंट को शाम के समय हल्का फीवर होगा, नाइट में स्वेटिंग होगी और मॉर्निंग में उसका बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल रहेगा और धीरे-धीरे उसका बॉडी वेट कम होने लगेगा। ये टीबी को आइडेंटिफाई करने के इम्पोर्टेंट सिम्पटम्स हैं। टीबी डिजीज के डायग्नोसिस से काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसे शॉर्ट में हम रिवाइज करेंगे। डायग्नोसिस, टीबी डिजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए हम ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट करते हैं। कौन सा टेस्ट करते हैं? ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट। इस टेस्ट को आप मॉन्टेक्स टेस्ट के नाम से जानते हैं। मॉन्टेक्स टेस्ट। इस टेस्ट को वॉन पिरक्विट ने 1907 में दिया था। वॉन पिरक्विट 1907 में इस टेस्ट को दिया था। यहाँ पर जो भी पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, सभी चीजें प्रीवियस एग्जाम में पूछी गई हैं, अपकमिंग एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं, तो प्लीज आप इन्हें नोट डाउन कर लें। इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हम पेशेंट के फोरआर्म के अंदर पीपीटी को एडमिनिस्टर करते हैं। हम पेशेंट के फोरआर्म एरिया के अंदर, फोरआर्म का मतलब हो गया जैसे ये पेशेंट के हाथ की हथेली है और ये इसकी कोहनी है। तो कोहनी और हथेली के बीच में जो ये वाला हिस्सा है, इसे आप फोरआर्म के नाम से जानते हैं। इट इज फोरआर्म। टीबी टेस्ट के लिए इसी जगह पर 0.1 ml, 0.1 ml या फिर इसे 0.1 TU भी आप कहते हैं, पीपीटी एडमिनिस्टर किया जाता है। पीपीडी का फुल फॉर्म होता है प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स। प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स। प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स 0.1 ml पेशेंट के फोरआर्म में हम एडमिनिस्टर करते हैं और यहाँ पर इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो विशेष सिरिंज द्वारा किया जाता है। इसे आप ओमेगा स्टेट या ट्यूबरक्युलिन सिरिंज के नाम से जानते हैं। नोट कर लीजिएगा, सिरिंज का नाम है ओमेगा स्टेट या फिर आप इसे ट्यूबरक्युलिन सिरिंज कहते हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। ओमेगा स्टेट या ट्यूबरक्युलिन सिरिंज। और जिस रूट से आप इस पीपीटी को एडमिनिस्टर करेंगे वो होगा इंट्राडर्मल रूट, यानी 15 डिग्री का एंगल बना के स्किन की सबसे ऊपर वाली लेयर के अंदर आप इसे एडमिनिस्टर करेंगे। और इस टेस्ट को जो है आप 48 से 72 आवर्स के बाद में वापस चेक करेंगे। पेशेंट को आपने हॉस्पिटल में बुलाया, उसके फोरआर्म पर इंट्राडर्मल रूट से 0.1 ml पीपीडी एडमिनिस्टर किया। अब उस पर्सन को 48 से 72 घंटे बाद वापस हॉस्पिटल बुलाएंगे और जब वो आएगा तो उसके अंदर इस टेस्ट का रिजल्ट असेस किया जाएगा। अब इस टेस्ट के रिजल्ट्स क्या हैं, यहाँ से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिएगा, अगर जिस जगह पर आपने पीपीडी लगाया था उस जगह पर 5 mm से कम का इंड्यूरेशन चकता घाव बन जाता है, तो इसका मतलब है कि टेस्ट नेगेटिव है, यानी पर्सन को टीबी नहीं है। और अगर 6 से 9 mm का इंड्यूरेशन या चकता बनता है तो इसका मतलब है कि डाउट है, डाउटफुल केस है, यानी टीबी हो भी सकता है। और अगर किसी क्लाइंट के अंदर 10 mm से ज्यादा इंड्यूरेशन बने तो इसका मतलब है कि उसे टीबी पॉजिटिव है, 100% उसमें टीबी है। याद रखिएगा, ये जो ट्यूबरक्युलिन टेस्ट हम कर रहे हैं ये कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है। ये कुछ कंडीशंस के अंदर पॉजिटिव भी आ सकता है, जैसे कि मान लीजिए किसी पर्सन ने बीसीजी वैक्सीन ले रखा है या फिर आपने इंजेक्शन को बहुत ही ज्यादा डीप इंसर्ट कर दिया, तब भी ये पॉजिटिव आ सकता है। या फिर हो सकता है किसी पर्सन को लेप्रोसी थी, आपने उसमें ये टीबी टेस्ट किया तो पॉजिटिव आ सकता है। या पहले किसी पर्सन को टीबी था और अब आप उसमें ये टेस्ट कर रहे हैं तो भी ये पॉजिटिव आ सकता है। इसके अलावा अगर कोई पर्सन
एड्स HIV से सफरिंग है या जिसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम है, उसके अंदर 5 mm से ज़्यादा अगर इंड्यूरेशन होता है तो भी हम उसे पॉजिटिव मान लेते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। नॉर्मली 5 mm से कम का इंड्यूरेशन यदि होता है तो हम उसे नेगेटिव मान के चलते हैं। लेकिन अगर 5 या इसके आसपास हो और पेशेंट को HIV एड्स है तो हम उसे पॉजिटिव मानकर चलते हैं। इसके अलावा टीबी डिजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम चेस्ट एक्सरे करवाते हैं। चेस्ट एक्सरे और उसके बाद कंफर्मेटरी टेस्ट के रूप में हम स्पूटम माइक्रोस्कोपी टेस्ट करवाते हैं। तो आप यहाँ नोट कर सकते हैं कंफर्मेशन कंफर्मेटरी कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर टीबी। कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर टीबी यदि आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे स्पूटम माइक्रोस्कोपी। स्पूटम माइक्रोस्कोपी इसमें अंदर हम 3 सैंपल्स लेते हैं। पहला सैंपल जैसे ही पेशेंट आपसे मिला, हॉस्पिटल आया, उसमें उस समय ले लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सैंपल होगा, उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सैंपल होगा। ऐसे करके 3 दिन में 3 सैंपल लिए जाते हैं। जिस दिन पहला पहला सैंपल कब लेंगे? जैसे ही आप पेशेंट से मिले। दूसरा सैंपल उसके अगले दिन मॉर्निंग में, फिर तीसरा सैंपल उससे अगले दिन मॉर्निंग में। इस तरह से 3 सैंपल्स लिए जाते हैं स्पूटम माइक्रोस्कोपी के अंदर। और इसके अलावा याद रखिएगा, जो सैंपल आप कलेक्ट करते हैं वो हमेशा फाल्कन ट्यूब के अंदर कलेक्ट करते हैं। यहाँ पर ये चीज पूछी जा सकती है, सैंपल गिवन फाल्कन ट्यूब। फाल्कन ट्यूब के अंदर ये सैंपल पेशेंट का कलेक्ट किया जाता है। ये सभी चीजें यहाँ से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in following which vitamin is also termed as anti-infective vitamin? इनमें से किस विटामिन को आप एंटी इन्फेक्टिव विटामिन के रूप में जानते हैं? विटामिन सी को, विटामिन B12 को, विटामिन ए को, विटामिन डी को? The right answer is option C. विटामिन ए एंटी इन्फेक्टिव विटामिन के रूप में जाना जाता है क्योंकि ये हमें बैक्टीरिया, वायरस आदि के इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो विटामिन ए इज अ एंटी इन्फेक्टिव विटामिन। विटामिन ए के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि विटामिन ए को हम रेटिनॉल के नाम से जानते हैं और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो पर्सन में आई डिजीजेज होने की संभावना बढ़ जाती है। विटामिन ए का यदि आपसे नॉर्मल सीरम लेवल पूछा जाए, नॉर्मल सीरम लेवल पूछा जाए तो आप बता सकते हैं 20 to 50 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। 20 से 50 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर इज द नॉर्मल सीरम लेवल ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए जो है फैट सॉल्युबल विटामिन है, ये भी आप लिख लीजिएगा, फैट सॉल्युबल विटामिन। विटामिन ए को हम फैट सॉल्युबल विटामिन के नाम से जानते हैं क्योंकि फैट के अंदर ये डिसॉल्व हो जाते हैं। इसके अलावा इसकी डेफिशिएंसी होने पर कौन कौन से डिजीजेज हो सकते हैं, इसके बारे में बात की जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, यानी पर्सन को रात के समय दिखना बंद हो सकता है। इसे नाइस्टेलोफोबिया के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा जीरोफ्थैल्मिया कंडीशन हो सकती है। जीरोफ्थैल्मिया का मतलब होता है ड्राइनेस ऑफ आई। कंजक्टिवल जीरोसिस हो सकता है, इसमें कॉर्निया की ड्राइनेस हो सकती है। इसके अलावा वाइट हॉट स्पॉट्स हो सकते हैं। वाइट हॉट स्पॉट्स का मतलब होता है हमारा जो कंजक्टिव वाला हिस्सा है वहां पर येलो कलर के स्पॉट्स का बन जाना। कॉर्नियल जीरोसिस यानी कॉर्निया का ड्राई हो जाना, ये सभी कंडीशंस यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा विटामिन ए के सोर्स आपसे पूछे जा सकते हैं तो आप बता सकते हैं
फिश कॉड लिवर ऑयल, एग यॉक, बटर, चीज, होल मिल्क, फिश, मीट, ये सभी एनिमल सोर्सेज हैं जिनसे हमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए मिलता है। प्लांट सोर्सेज की बात करी जाए तो सबसे बेस्ट रहेगा कैरेट्स यानी गाजर। इसके अलावा मैंगो, पपाया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इसके अच्छे सोर्स माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज major depressive episodes are characterized by low mood for at least। किसी व्यक्ति को लो मूड कितने समय तक रहे यानी कितने समय तक उसे डिप्रेशन जैसा मूड रहे तो आप इस कंडीशन को मेजर डिप्रेशन कहेंगे। 2 सप्ताह तक, 1 सप्ताह तक, 8 सप्ताह तक या फिर 4 सप्ताह तक। The right answer is option A, 2 weeks। अगर किसी व्यक्ति में डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स 2 सप्ताह तक लगातार रहते हैं तो इस कंडीशन को हम मेजर डिप्रेसिव एपिसोड का नाम दे सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, प्रीवियसली पूछा गया है ये क्वेश्चन। आइए अब बात करते हैं डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जाने वाली ड्रग्स की। डिप्रेशन के ट्रीटमेंट को डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के लिए हम एंटी डिप्रेसेंट एजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। एंटी डिप्रेसेंट एजेंट, इसे आप मूड एलिवेटर भी कह सकते हैं, मूड एलिवेटर्स, या फिर आप इसे थाइमोलेप्टिक ड्रग्स भी कह सकते हैं, थाइमोलेप्टिक ड्रग्स। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स जो है 3 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई की जा सकती हैं। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन आता है उसे आप ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स के रूप में जानते हैं। सेकेंड जो कैटेगरी है उसमें मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर यानी MAOI ड्रग्स आती है। और थर्ड जो कैटेगरी आती है उसमें सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स को इंक्लूड किया जाता है। इसे शॉर्ट में आप SSRIs के नाम से जानते हैं। एक बार फिर से समझिएगा, अगर किसी क्लाइंट को डिप्रेशन है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए एंटी डिप्रेसेंट एजेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स को हम मूड एलिवेटर्स या थाइमोलेप्टिक ड्रग्स के रूप में भी जानते हैं। एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई की जा सकती है। सबसे पहले है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, फिर आता है मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर और फिर आता है सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। आइए वन बाय वन इन तीनों कैटेगरीज के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले TCA, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। इनके एग्जाम्पल्स हैं इमिप्रामाइन, ट्राइमिप्रामाइन, एमिट्रिप्टालिन। नेक्स्ट, मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स। इसके एग्जाम्पल्स हैं आइसोकार्बोक्साजाइड, सैलेजिलिन, फेनेलैजिन। और नेक्स्ट है, लास्ट है सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स SSRIs। इनके एग्जाम्पल्स में फ्लुओजेंटिन, फ्लुवोक्सामाइन, सर्ट्रेलाइन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if the birth weight of newborn is 3 kg, then on 5th day weight will be। किसी न्यूबॉर्न बेबी का जन्म के समय वजन 3 किलो था तो जन्म के 5वें दिन उसका वजन कितना होगा? 2.7 kg, 2.2 kg, 2.5 kg, 3.1 kg। इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए
2.7 kg। आप इस चीज को अच्छी तरह से जानते हैं कि जन्म के बाद बच्चा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सर्वाइवल के लिए खुद को हैबिचुअल बनाता है, खुद को एडजस्ट करता है, और इस एडजस्टमेंट के पीरियड में उसके शरीर का कुछ वजन कम होने लगता है। ये एक नॉर्मल फिनोमिना है जो सभी बच्चों के साथ होता है, और कुछ दिन बाद इस खोए हुए वजन को बच्चा वापस गेन भी कर लेता है। एग्जैक्टली कहें तो जन्म के पहले 7 से 10 दिनों के बीच बच्चा अपने बर्थ वेट का लगभग 10% वेट लॉस करता है, ताकि वो इस नए एनवायरनमेंट में रह सके, खुद को एडजस्ट कर सके। और 10 दिन के बाद करीब अगले 3 से 4 दिनों में इस वेट को बच्चा वापस गेन भी कर लेता है। यहाँ पर बच्चे का वजन 3 केजी दिया गया है। 3 केजी का मतलब है 3000 ग्राम, और अगर इस 3000 ग्राम का 10% निकाला जाए तो ये होगा 300 ग्राम्स। तो बच्चे का जो वजन है 3000 ग्राम से 300 ग्राम कम हुआ तो 2700 ग्राम इसका वजन बचेगा। यही इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, और ये जो वेट लॉस हुआ है उसे अगले 3 से 4 दिन बाद बच्चा गेन भी कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंस ऑफ स्टोर्ड वेंटिलेशन एंड सर्कुलेशन आफ्टर सीपीआर इंक्लूड्स ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। किसी पर्सन में आपने सीपीआर किया, कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टिटेशन किया, और सीपीआर करने के बाद अब पर्सन ठीक हो गया, उसमें वेंटिलेशन भी हो गया, सर्कुलेशन भी होने लगा, तो इन दोनों कंडीशंस के होने पर उसके अंदर कौन सा साइन देखने को नहीं मिलेगा? सक्सेसफुल सीपीआर होने के बाद पेशेंट में कौन सी फाइंडिंग देखने को नहीं मिलेगी? ऑप्शन ए, improved color. Option B, return of stronger pulse. Option C, increased body temperature. Option D, return of systemic blood pressure. देखिएगा, अगर पर्सन की बॉडी में सीपीआर करने के बाद ये सक्सेसफुल होता है तो पूरे शरीर में ऑक्सीजन रिच ब्लड पहुंचेगा, और जिन एरियाज के अंदर साइनोसिस कंडीशन हो चुकी थी वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगेंगे। तो यहाँ पर बॉडी का जो कलर है वो तो बेहतर होने लगेगा, ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके अलावा पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो सर्कुलेशन के ठीक होने के कारण नॉर्मल हो जाएगा। इसके अलावा पर्सन की जब पल्स रेट आप चेक करेंगे तो वो भी पहले से बेहतर स्ट्रॉन्ग मिलेगी आपको, क्योंकि अब आपके हार्ट ने काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन यहाँ पर पेशेंट की स्थिति बेहतर होते ही बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होने लगेगा, ये चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। और यही चीज आपको इस क्वेश्चन में पूछी गई थी कि कौन सी चीज सीपीआर सक्सेसफुल होने के बाद देखने को नहीं मिलेगी, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही आंसर माना जाएगा। आइए अब सीपीआर से जुड़े कुछ बेसिक पॉइंट्स को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। सीपीआर के बारे में आप जानते ही हैं, कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टिटेशन। यहाँ पर हम बात करेंगे कि जब किसी पर्सन को सीपीआर देने की आवश्यकता होती है तो उससे पहले पल्स का असेसमेंट किया जाता है। तो किस एज के पर्सन में कौन सी पल्स साइड से पल्स हमें चेक करनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। तो सीपीआर के अंदर पल्स साइट के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि अडल्ट, एक चीज याद रखिएगा, सीपीआर के अंदर 3 कैटेगरीज मानी जाती हैं, अडल्ट, चाइल्ड और इन्फेंट। इन्फेंट का मतलब होता है 1 साल से कम उम्र के बच्चे, और चाइल्ड का मतलब होता है 1 से लेकर 8 साल तक के बच्चे।
और 8 साल से अगर कोई भी पर्सन बच्चा बड़ा है, व्यक्ति बड़ा है, तो हम इसे अडल्ट मानकर सीपीआर देते हैं। ये बहुत ही बेसिक इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसे जरूर नोट कर लीजिएगा। सीपीआर जब भी आपको देना हो, तो अगर बच्चा 1 साल से छोटा है तो आप उसे इन्फेंट मानेंगे, और बच्चे की उम्र या पर्सन की, विक्टिम की उम्र 1 से 8 साल के बीच लग रही है आपको, तो आप उसे चाइल्ड मान के सीपीआर देंगे। और अगर 8 साल से उम्र बड़ी है तो आप उसे अडल्ट की तरह ही ट्रीट करेंगे। तो अगर इसमें पल्स साइट की बात की जाए तो सबसे पहले अडल्ट के अंदर आप कैरोटिड पल्स का असेसमेंट करेंगे। कौन सी पल्स का असेसमेंट करेंगे? कैरोटिड पल्स का असेसमेंट करेंगे। कैरोटिड पल्स जो है आपके गले में देखने को मिलेगी। इसके बाद आप चाइल्ड की बात करें तो इसमें फीमोरल पल्स का असेसमेंट किया जाता है। फीमोरल पल्स आपको ग्रोइन एरिया के पास फील होगी। और इन्फेंट की बात की जाए तो इसमें आप ब्रेकियल पल्स का असेसमेंट करते हैं, जो कि आपको अपर आर्म में कोनी के ऑपोजिट साइड में देखने को मिलती है। तो अडल्ट अगर पर्सन है तो कैरोटिड पल्स चेक करेंगे, चाइल्ड है तो फीमोरल पल्स चेक करेंगे, और इन्फेंट है तो ब्रेकियल पल्स का असेसमेंट सीपीआर से पहले किया जाता है। और ये चीज भी यहाँ आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, पल्स का असेसमेंट जो है 10 सेकंड से ज्यादा आपको नहीं करना है। इसको आप लिख लें 5 टू 10 सेकंड, इतने ही समय तक आपको पल्स चेक करनी है। अगर 10 सेकंड तक पर्सन की पल्स आपको नहीं मिलती है तो तुरंत आप सीपीआर शुरू करेंगे। इसके अलावा कंप्रेशन मेथड की बात की जाए तो आपके चेस्ट में जो सेंटर बोन है, जिसे ब्रेस्ट बोन या स्टर्नम के नाम से आप जानते हैं, इस स्टर्नम के लोअर हाफ पर अपनी पाम को रखकर इंटरलॉक फिंगर्स के साथ दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए कंप्रेशन देंगे अडल्ट के अंदर। अगर चाइल्ड है तो एक हाथ से कंप्रेशन दें, और अगर इन्फेंट है तो 2 फिंगर्स या 2 थम्स का इस्तेमाल करते हुए कंप्रेशंस दें। कंप्रेशन की डेप्थ इंपॉर्टेंट है। अडल्ट के अंदर और चाइल्ड के अंदर हमेशा आपको 2 इंच तक चेस्ट को कंप्रेस करना है, जबकि इन्फेंट के अंदर 1.5 इंचेस का कंप्रेशन देना होता है। अगर आपने पर्सन को किसी हार्ड फ्लैट सरफेस पर नहीं लेटाया, किसी सॉफ्ट जगह पर लिटाकर आप उस पर सीपीआर कर रहे हैं, तो इफेक्टिव सीपीआर नहीं होगा। इसलिए हमेशा याद रखें, सीपीआर करने से पहले पेशेंट को किसी सख्त सतह पर लेटाएं, हो सके तो जमीन पर लेटा दें जो कि समतल और सख्त हो, ताकि आपके द्वारा जो फोर्स लगाया जाए उससे पूरी तरह से चेस्ट नीचे कंप्रेस हो, हार्ट पर दबाव लगे और सीपीआर सक्सेसफुल हो सके। कंप्रेशन रेट की बात की जाए तो अडल्ट और चिल्ड्रन और इन्फेंट तीनों में ही 100 से 120 कंप्रेशन पर मिनट की रेट से हमें कंप्रेशंस देने होते हैं। इसके अलावा यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि कंप्रेशन और वेंटिलेशन रेशो 1 रेस्क्यूअर और 2 रेस्क्यूअर होने पर क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। याद रखिएगा, अडल्ट और चाइल्ड के अंदर चाहे 1 रेस्क्यूअर हो या 2 रेस्क्यूअर हो, हमेशा आपको 30 कंप्रेशंस और 2 वेंटिलेशंस देने हैं। यानी 30 बार कंप्रेशन करना है और 2 बार ब्रीथ देना है। और अगर इन्फेंट की बात की जाए तो 2 रेस्क्यूअर होने पर 15 कंप्रेशन और 2 वेंटिलेशन देने होंगे, जबकि 1 रेस्क्यूअर होने पर अडल्ट चाइल्ड के इक्वल सेम यानी 30 कंप्रेशन और 2 वेंटिलेशन देने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ एलिजिबल कपल्स इन इंडिया पर 1000 पॉपुलेशन इज। भारत में 1000 की आबादी पर कितने एलिजिबल कपल्स मौजूद हैं? 150 टू 180, 250 टू 280, 280 टू 300, 90 टू 100। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एलिजिबल कपल का मतलब होता क्या है। एलिजिबल कपल का मतलब है ऐसा कोई मैरिड कपल
जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव एज में है, यानी कि फीमेल जो है वो 15 से लेकर 45 ईयर्स के बीच में है, रिप्रोडक्टिव पीरियड में है, यानी रिप्रोडक्शन कर सकती है, तो ऐसा कपल एलिजिबल कपल कहलाता है। और अब आप बताएं कि 1000 की आबादी में भारत पर कितने एलिजिबल कपल हैं? यस, एग्जैक्टली, ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। याद रखिएगा, 150 से लेकर 180 तक 1000 की आबादी पर एलिजिबल कपल्स मौजूद हैं, यानी कि 1000 लोगों में 150 से 180 ऐसे कपल मौजूद हैं जो कि रिप्रोडक्टिव एज के अंदर है। और आपसे यदि पूछ लिया जाए कि इंडिया के अंदर जो एलिजिबल कपल रजिस्टर है वो कहाँ पर मेंटेन किया जाता है, तो आप क्या बताएंगे? यस, एग्जैक्टली, सब सेंटर पर। याद रखिएगा, एलिजिबल कपल रजिस्टर जो है वो आपका सब सेंटर पर मैनेज किया जाता है। कहाँ पर? सब सेंटर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, concentration of epinephrine administered in a newborn is, किसी न्यूबॉर्न बेबी में किस अनुपात के अंदर एपिनेफ्रिन तैयार करके लगाया जाता है? 1:1000, 1:100, 1:10,000 या फिर 1:1 लाख? प्रीवियस एग्जाम में इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है और अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 1:10,000। आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली बात, एपिनेफ्रिन, यहां पर नोट कीजिएगा, एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन ड्रग को हम एड्रेनलिन के रूप में भी जानते हैं, या फिर इसे कई बार शॉर्ट में एडीआर लिखते हैं। एपिनेफ्रिन कह दीजिए, एड्रेनलिन कह दीजिए, एडीआर कह दीजिए, तीनों का मतलब एक ही है। ये इमरजेंसी के समय में इस्तेमाल की जाने वाली मेडिसिन है जो कि पर्सन की लाइफ सेव करती है। अगर आप किसी पर्सन के अंदर सीपीआर कर रहे हैं, कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टिटेशन कर रहे हैं, तो इस ड्रग का इस्तेमाल वहां पर मोस्टली किया जाता है। या फिर एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन होने पर इस ड्रग को ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगर सीपीआर आप किसी इन्फेंट के अंदर कर रहे हैं तो इसकी डोज कितनी होगी ये आपसे पूछा जा सकता है, तो नोट कीजिएगा, इन्फेंट के अंदर एड्रेनलिन की डोज 0.1 से लेकर 0.3 ml पर केजी होती है। और फिर इसे डाइल्यूट करेंगे आप 1:10,000 के रेशो में, एंड डाइल्यूट इट एज 1:10,000। इस रेशो में इसे डाइल्यूट करके इस्तेमाल करेंगे। एक बार फिर से समझिएगा, अगर किसी इन्फेंट में आप सीपीआर कर रहे हैं और उस दौरान आप उसे एड्रेनलिन देना चाहते हैं, तो बच्चे का जितना वजन है उस वजन के हिसाब से एड्रेनलिन की डोज आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए बच्चे का वजन 3 किलो है, तो यहाँ पर 0.1 से लेकर 0.3 ml पर केजी के हिसाब से आप डोज सेलेक्ट करेंगे और फिर इस डोज को 1:10,000 के रेशो से डाइल्यूट करेंगे और फिर बच्चे को देंगे। बिना डाइल्यूट किए नहीं देनी है ये ड्रग आपको, इस चीज का विशेष ख्याल रखें। इसके बाद यदि आप किसी अडल्ट पर्सन के अंदर इस ड्रग को इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर क्या रेशो रहेगा? यस, एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही हैं, 1:1000। अगर किसी अडल्ट में सीपीआर के दौरान एड्रेनलिन दिया जाना है तो वहां पर इस एड्रेनलिन की टोटल डोज को 1000 के हिसाब से डिसॉल्व करके डाइल्यूट करके फिर पर्सन में दिया जाएगा। 1:1000 फॉर अडल्ट एंड 1:10,000 फॉर
infants. Take a screenshot for your revision. Next question is, which procedure is most helpful in distinguishing a fluid-filled mass from a solid mass of breast? ब्रेस्ट के अंदर फ्लूइड फिल्ड मास है या फिर सॉलिड मास है, इस चीज को पहचानने के लिए कौन सा टेस्ट हेल्पफुल रहेगा? ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, मैमोग्राम, क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन या फिर अल्ट्रासाउंड? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। फ्लूइड फिल्ड मास को सॉलिड मास से सेपरेट करने के लिए अल्ट्रासाउंड टेस्ट सबसे बेस्ट माना जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैटरनल डेथ मीन्स डेथ ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमन। ऑप्शंस आर फ्रॉम कंसेप्शन टिल 28 days of delivery. Option B, from conception to till 30 days of delivery. Option C, from conception till 42 days of delivery. Option D, death only during delivery. The right answer is option C. अगर किसी वुमेन जो कि प्रेग्नेंट है या जिसने 42 दिन के पहले बच्चे को जन्म दिया है, इस पीरियड के बीच यदि उसकी डेथ होती है तो इसे आप मैटरनल डेथ का नाम देते हैं। यानी प्रेगनेंसी की शुरुआत से लेकर डिलीवरी के 42 दिन तक के समय के बीच अगर किसी वुमेन की मृत्यु होती है तो इसे हम मैटरनल डेथ का नाम देते हैं। बच्चे की डिलीवरी के बाद 42 दिन का समय परपीरियल पीरियड कहलाता है। नेक्स्ट आपको उस टर्म का नाम बताना है जो कि एनिमल से ह्यूमन में हुए डिजीज ट्रांसफर को बताती हो। किसी डिजीज का एनिमल से ह्यूमन में होना क्या कहलाता है? यस, इट इज कॉल्ड जूनोसिस। किसी भी डिजीज का एनिमल से ह्यूमन में होना जूनोसिस डिजीज कंडीशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूल ऑफ 10 इज यूज्ड फॉर। इनमें से रूल ऑफ 10 का इस्तेमाल किस कंडीशन के असेसमेंट हेतु किया जाता है? क्लेफ्ट लिप, imperforated anus, tracheoesophageal fistula, congenital heart failure. The right answer is option A, cleft lip. आइए इसके बारे में जान लेते हैं। अगर जन्म के समय किसी बच्चे के लिप प्रॉपरली बन नहीं पाए, उनमें कट मौजूद हो यानी बीच से वो फटे हो, तो ऐसे बच्चों को क्लेफ्ट लिप से सफरिंग बेबीज कहा जाता है। इस कटे हुए लिप को सर्जरी द्वारा वापस ठीक करना, आपस में जोड़ना प्रोसीजर करने से पहले बच्चा इस सर्जरी के लिए प्रिपेयर है या नहीं, इस चीज का असेसमेंट करना होता है। और इस चीज के असेसमेंट के लिए रूल ऑफ 10 का इस्तेमाल किया जाता है। एक बार फिर से समझते हैं। टू चेक द रेडीनेस ऑफ इन्फेंट फॉर सर्जिकल रिपेयर ऑफ क्लेफ्ट लिप। क्लेफ्ट लिप सर्जरी के लिए क्या बच्चे का शरीर तैयार है, इस चीज को पता करने के लिए, चेक करने के लिए रूल ऑफ 10 का असेसमेंट किया जाता है। रूल ऑफ 10 के असेसमेंट में हम क्या क्या चीजें चेक करते हैं, आइए जान लेते हैं। जैसे कि बच्चे का जो वजन है 10 पाउंड होना चाहिए, 10 एलबीएस होना चाहिए। बच्चे की जो एज है 10 वीक होनी चाहिए और बच्चे में हीमोग्लोबिन लेवल 10 ग्राम होना चाहिए। इसके अलावा बच्चे का WBC काउंट 10,000 से कम होना चाहिए।
अगर किसी बच्चे में ये 4 क्राइटेरियाज फुलफिल हो रहे हैं तो उस बच्चे में हम रूल ऑफ 10 को ओके कहेंगे और बच्चे में क्लेफ्ट लिप रिपेयर की सर्जरी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइज ऑफ सक्शन कैथेटर which is used for suctioning of mouth and nose in newborn baby। किसी न्यूबॉर्न बेबी में यदि आपको माउथ और नोज एरिया का सक्शन करना हो तो इसके लिए किस साइज का सक्शन कैथेटर आप इस्तेमाल करेंगे? 12 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर या फिर 20 नंबर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एम्स नॉर्सेट एग्जाम। Suction catheter size for newborn baby. Yes, exactly option C is correct here. अगर किसी न्यूबॉर्न बेबी में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एरिया में सिक्रीशंस आ जाते हैं जिसके कारण वो सांस नहीं ले पा रहा है तो इन सिक्रीशंस को, इन रिसाव को रबड़ कैथेटर डालकर, प्लास्टिक ट्यूब अंदर डालकर हमें बाहर खींचकर निकालना होता है ताकि पर्सन का रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्लियर हो, वो आसानी से सांस ले सके। इस प्रोसेस में जो प्लास्टिक की ट्यूब हम यूज करते हैं इसे हम सक्शन कैथेटर के नाम से जानते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि किसी बच्चे में डॉक्टर द्वारा माउथ और नोज दोनों एरिया से सक्शन करने का ऑर्डर मिला है तो सबसे पहले आप किस एरिया में सक्शन करेंगे? तो क्या आंसर देंगे आप? यस, एग्जैक्टली। सबसे पहले आप माउथ एरिया में सक्शन करेंगे। माउथ सक्शन फर्स्ट, और फिर उसके बाद में नोज सक्शन करेंगे। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अगर आपने बच्चे में नेजल सक्शन या नोज एरिया का सक्शन पहले किया तो यहाँ चांसेस है कि पेशेंट, बच्चे का जो फेरिंग्स वाला एरिया है वो स्टिमुलेट हो जाए जिसके कारण बच्चे को कफिंग हो सकती है। और जब आप इस तरह की चीज करने के बाद माउथ सक्शन करने की कोशिश करेंगे तो बच्चा कोऑपरेट नहीं करेगा और प्रॉपर सक्शनिंग हो नहीं पाएगी। तो हम इस एरिया के स्टिमुलेशन से बचने के लिए पहले माउथ एरिया को क्लीन करते हैं, उसके बाद नेजल सक्शन परफॉर्म करते हैं। अब बात करते हैं नेजल सक्शन, माउथ सक्शन के लिए कितने साइज का सक्शन कैथेटर इस्तेमाल किया जाता है। नोट करिएगा, साइज ऑफ सक्शन कैथेटर। देखिएगा, जब भी आपसे किसी न्यूबॉर्न बेबी या इन्फेंट की बात की जाए, या नोट करिएगा न्यूबॉर्न या फिर इन्फेंट। इन्फेंट मीन्स 1 साल से कम उम्र का बच्चा। तो इसके अंदर जब भी आपको सक्शन करना हो तो इसके लिए 8 से कम साइज का कैथेटर आप इस्तेमाल करेंगे। बिलो 8 फ्रेंच साइज, यानी कि 8 साइज से छोटा साइज का कैथेटर हमेशा आप न्यूबॉर्न या इन्फेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चाइल्ड के लिए किस साइज का कैथेटर इस्तेमाल करेंगे? यस, एग्जैक्टली 8 से लेकर 12 फ्रेंच साइज का कैथेटर। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अडल्ट पर्सन के लिए, अडल्ट के लिए आप हमेशा 14 फ्रेंच साइज से बड़ा साइज, 14 या 14 से बड़ा साइज का जो कैथेटर है वो आप इस्तेमाल करेंगे। आप चाहे तो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूबॉर्न या इन्फेंट के लिए 8 से छोटा, चाइल्ड के लिए 8 से 12 फ्रेंच साइज का, और अडल्ट के लिए 14 या इससे बड़ा साइज का कैथेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is a non-absorbable suture? इनमें से उस सूचर टाइप का नाम बताना है आपको जो कि बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता
यानी कि इसे लगाने के बाद कुछ दिन बाद बॉडी से रिमूव करना पड़ता है। विक्राइल सूचर, पॉलिस्टर सूचर, क्रोमिक कैटगट सूचर या फिर मोनोक्राइल सूचर। यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। पॉलिस्टर सूचर नॉन एब्सॉर्बेबल टाइप का सूचर है। आइए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कुछ सूचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले एब्जॉर्बेबल सूचर। एब्जॉर्बेबल सूचर ऐसे सूचर्स हैं जो कहीं पर चोट लगने के बाद स्किन को वापस जोड़ने के लिए लगाए जाते हैं और ये सूचर्स अपने आप बॉडी की एंजाइमेटिक एक्शन के कारण बॉडी में ही डिसॉल्व हो जाते हैं, इन्हें रिमूव नहीं करवाना पड़ता। ऐसे सूचर्स के एग्जाम्पल है पॉलीगैलेक्टीन, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, कैटगट क्रोमिक। कैटगट क्रोमिक सूचर जो है शिप इंटेस्टाइन से बनाया जाता है। जो आपकी गॉट और शिप होती है उनकी आंतों से, इंटेस्टाइन से इसे तैयार किया जाता है। और लास्ट है पॉलीग्लाइकैप्रोन। पॉलीग्लिकैप्रोन ये सभी एब्जॉर्बेबल टाइप के सूचर्स है। नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स के बारे में हमने आपको बताया कि ये ऐसे सूचर टाइप्स हैं जिन्हें बॉडी में लगाने के बाद कुछ समय बाद रिमूव करवाने की आवश्यकता होती है। ये बॉडी में डिसॉल्व नहीं हो पाते। एग्जाम्पल की बात करें तो पॉलीप्रोपाइलीन, नायलॉन, पॉलीएमाइड, सिल्क, पॉलिस्टर, स्टील, ये सभी इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a patient asked how to help protect her infant son from catching her as upper respiratory infection. The nurse replies the most effective way to prevent the spread of infection is किसी वुमेन को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है और उसका 1 साल से कम उम्र का बच्चा भी है। ये मदर आपसे पूछती है कि कैसे वो अपने न्यूबॉर्न बेबी को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से बचा सकती है जो कि उसे खुद को है। आपके ऑप्शंस हैं कवरिंग द माउथ व्हेन कफिंग और स्नीजिंग। आप कहेंगे कि जब भी मदर को खांसी या छींके आए, कफिंग स्नीजिंग हो, तो अपने माउथ को प्रॉपरली कवर करके। ऑप्शन बी यूजिंग सोडियम हाइपोक्लोराइड, बीच एंड वाटर टू क्लीन द रूम सरफेस। ब्लीच और वाटर सॉल्यूशन के द्वारा रूम को क्लीन करके हम इसके ट्रांसमिशन को रोक सकते हैं। केयरफुल हैंड वॉशिंग, अच्छे से हाथ धोकर। ऑप्शन डी यूजिंग डिस्पोजेबल टिश्यू एंड वाइप्स, डिस्पोजेबल टिश्यू और वाइप्स का इस्तेमाल करके कैसे एक मदर अपने इन्फेंट को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से बचा सकती है। यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। जब भी मदर कफिंग या स्नीजिंग करे तो वो अपने माउथ को पूरी तरह से कवर कर ले ताकि जो भी ड्रॉपलेट्स हैं, एरोसॉल्स हैं या सिक्रीशंस हैं वो बच्चे तक नहीं पहुंचे। और बच्चे तक अगर ये सिक्रीशंस नहीं पहुंचेंगे तो बच्चे में ये इन्फेक्शन नहीं हो पाएगा। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर नोज, नेजल कैविटी, फेरिंग्स और लैरिंग्स ये स्ट्रक्चर्स अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर इंक्लूड की जाती हैं, जबकि लैरिंग्स के नीचे ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियल्स, लंग्स ये सभी लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर इंक्लूड की जाती है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। अगर आपको आज के क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और रेगुलर इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हर रात 8 बजे इसी तरह नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए क्लासेस लाई जाती हैं। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन एंड बेस्ट ऑफ लक।